हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाउस नियम के अनुप्रयोग का लास्ट लेक्चर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गाउस नियम के चौथे अनुप्रयोग को पढ़ा था। आज बारी है पांचवें अनुप्रयोग की, और ये पांचवा अनुप्रयोग ही लास्ट अनुप्रयोग है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि गाउस के नियम के अनुप्रयोग में से हर साल एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, किसी न किसी रूप में ज़रूर आता है, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल में दे दे या 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखित क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें दे सकता है। तो बच्चों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आप हमें मतलब जो है बता सकते हैं कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप हमें उससे शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर, और वहाँ पर आप लोग अपनी कापी पेन निकालिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर। तो आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग में लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये जो आज का टॉपिक है, पाँचवा टॉपिक है, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। तो एक गोला है, लेकिन अब की बार कैसे गोला है? अचालक गोला है। तो इसके कारण हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है गाउस नियम की सहायता से। 3 स्थितियों में, जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने किया था, 3 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र निकाला था, वैसे ही आज हमें निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले फिगर का माना लिख देते हैं और उसके बाद फिगर बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है? फिगर मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगा, बाकी जो इसका माना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ के समझा दूंगा। चलिए देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे माना लिख दिया, मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने माना है कि एक आर त्रिज्या का अचालक गोला निर्वात अथवा वायु में स्थित है। माना इस अचालक गोले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। चूँकि यह अचालक है, अतः आवेश प्लस क्यू संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है ना? चूँकि जब हमने बताया था आप लोगों को कि जब किसी अचालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उस अचालक के पृष्ठ के अंदर आ जाता है। ठीक है? अब इसके आगे हमें क्या करना है? हमें इस अचालक गोले की 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में 3 स्थिति लिया था कि गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये आर त्रिज्या का एक गोला बना रखा है कि इस फर्स्ट में गोले के बाह्य बिंदु पर हमें निकालना है, और ये कैपिटल आर त्रिज्या का गोला बना दिया है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। इसको हमने क्या किया? प्लस क्यू आवेश दिया, तो समस्त आवेश जो है इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से भर गया। ठीक है ना? अब इसके आगे हमें क्या करना है? इस गोले के केंद्र से आर दूरी पर बाहर कहीं हमें एक बिंदु P लेना है, और उस बिंदु P से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है? तो इतना हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। चलिए देखिए बच्चों, ये जो अचालक गोला था, इस गोले के केंद्र से हमने स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया? P ले लिया। ठीक है? यहाँ पर हमने लिख दिया है कि माना इस r त्रिज्या के अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, लेकिन गाउस के नियम की सहायता से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम बिंदु P से होकर जाने वाले एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। ठीक है? अब इस बिंदु P से होकर जाने वाला हम एक गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं। ये जो है, ये क्या है? गॉसीय पृष्ठ है। ठीक है? यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो है ये क्या है? गाउसीय पृष्ठ है। गाउसीय पृष्ठ है। ठीक है? इसकी हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। पृष्ठ है।
ठीक है, गॉसियन पृष्ठ है। अब हमें इस P बिंदु से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है और उसके बाद गाउस का नियम लगाना है। पहले हम परिभाषा से फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है गाउस का नियम लगा के फ्लक्स निकालेंगे, फिर दोनों फ्लक्सों को बराबर कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है एक साथ नहीं निकाल सकते। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम एक अल्पांश मानते हैं, ठीक है। इस पृष्ठ पर बिंदु P पर हम क्या करते हैं, एक अल्पांश मानते हैं और फिर इस अल्पांश से होकर निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो हम यहाँ पर एक अल्पांश ले लेते हैं। देखिए आप लोग, P बिंदु पर हमने क्या लिया, अल्पांश ले लिया। अब इस अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं कि फ्लक्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर हमें पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो अल्पांश हमने लिया है dA, इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, चूंकि यहाँ पर क्या है, संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आयतन में प्लस आवेश है, तो यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस बिंदु पर, वो इस बिंदु से दूर की ओर होगा, यानी प्लस आवेश से दूर की ओर होगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, ठीक है। और ये जो अल्पांश है, ये समझ लीजिए गोलीय गॉसीय पृष्ठ है। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लिए हमने यहाँ पर एक अल्पांश लिया है, ठीक है, यहाँ पर अल्पांश लिया है। तो इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो हमेशा तल के क्या होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पर जब आपने एक छोटा सा तल ले लिया तो इसके लंबवत जस्ट ऐसे सामने की ओर होगा इसका क्षेत्रफल सदिश। तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इधर की ओर ही होगा। इसके क्षेत्रफल सदिश को हम डी वेक्टर ए से दिखा देते हैं, ठीक, डी वेक्टर ए से दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से निकलने वाला, इस अल्पांश डी से निकलने वाला क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको अगले पेज पर, वहाँ पर निकालते हैं, आप लोग देखिए इसे ध्यान से। अब चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अल्पांश डी, अल्पांश लिखिए आप लोग, चाहे क्षेत्रफल अवयव लिखिए, दोनों एक ही होते हैं। अल्पांश अवयव, अल्पांश अवयव dA से होकर, dA से होकर जाने वाला फ्लक्स, जाने वाला फ्लक्स, ठीक है बच्चों। तो हमें देखिए, चूंकि अल्पांश है dA, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं फ्लक्स क्या होगा, d फाई E होगा, ठीक। ये बराबर होता है वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं कि d फाई E बराबर EDA कॉस थीटा, EDA कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण होता है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ फिगर में। देखिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इसके क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर की भी दिशा ये है। यहाँ पर थीटा जो इन दोनों के बीच बन रहा है वो कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो हमें वहाँ पे 0 डिग्री रख देना है थीटा की जगह, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा की जगह 0 डिग्री रख देते हैं और उसके बाद फिर इस dA से होकर जाने वाला फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। तो d फाई E बराबर ये हो जाएगा EDA कॉस 0, कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो d फाई E बराबर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, EDA, ठीक। ये हो जाएगा इस मतलब अल्पांश लिए थे, इस अल्पांश से निकलने वाला ये फ्लक्स आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा इस फिगर को देखिए आप लोग। इस अल्पांश को हमने मान रखा है, इस पृष्ठ पर छोटा सा अल्पांश है। अब हम ये मानते हैं ये जो पूरा गॉसीय पृष्ठ है ये कई ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है। तो एक अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स जो आया हमारा वो क्या आया है, E इंटू DA। तो अगर ऐसे कई छोटे छोटे फ्लक्सों को रख दिया जाए, कई छोटे छोटे अवयवों को रख दिया जाए तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, E इंटू DA ही होगा। लेकिन हम सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे।
क्योंकि ये जो पूरा पृष्ठ है कई छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना है, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जोड़ने का जो नियम लगाते हैं वो समाकलन का नियम लगाते हैं, तो हम इस डी ए का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, और डी ए का समाकलन करेंगे तो पूरा पृष्ठ ही आएगा। चलिए देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालते हैं। अभी हमने बताया कि संपूर्ण फ्लक्स कैसे निकलेगा, हमें क्या कर देना है, इसी डी फाई को इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि ये जो डी फाई आया है ये डी ए के कारण आया है, लेकिन हमें पूरे पृष्ठ से चाहिए तो डी फाई को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको हम समाकलन लगाते हैं, कहाँ तक करना है, ए तक, पूरे संपूर्ण पृष्ठ तक, और किसको, डी फाई ई को। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो फाई ई बराबर आएगा आपका इंटीग्रेशन ए, डी फाई ई की वैल्यू कितना है, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। अब जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, सभी जगह पर एक समान है, ठीक है, चूँकि गोला है और समस्त आवेश गोले के अंदर है, तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा हर एक बिंदु पर पृष्ठ के बाहर ही होगा, ठीक है। तो एक समान है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो फाई ई बराबर ई इंटीग्रेशन ए डी ए, ठीक। अब ये जो हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, डी ए का, तो हमने क्या बताया था कि इस पृष्ठ को छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं। तो छोटे छोटे कई जब अवयवों को जोड़ेंगे, अल्पांश को जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, पूरा पृष्ठ आएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ए डी ए बराबर क्या आएगा, ए आएगा। और ए क्या है, पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। तो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या हमने क्या मान रखी थी, स्मॉल आर, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यही मान उठा के हमें यहाँ पे रख देना है, तो फाई ई बराबर ई इंटू, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन डी ए की जगह पे हमें ये वैल्यू रखनी है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है। ये तो परिभाषा से आ गया हमारा वैद्युत फ्लक्स का मान। अब हम लोग क्या करते हैं, गाउस का नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब गाउस के नियम से, अब गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या होता है, देखिए हमने बताया था आप लोगों को कि फाई ई बराबर होता है क्यू इंटरनल और कुल आवेश, यानी बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होता है उसको अगर हम एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दें तो उस पृष्ठ से निकलने वाला क्या आ जाता है, फ्लक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये गाउस का नियम है। यहाँ से हम देखते हैं कि इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो क्यू इंटरनल कुल बराबर देखते हैं क्या है, तो हमने इस गोले को कितना आवेश दिया था, क्यू आवेश दिया था, तो ये क्यू के बराबर ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिगर में इस गोले को हमने क्यू आवेश दिया था और समस्त आवेश इसके अंदर ही है, तो इस पृष्ठ के अंदर जो है कितना आवेश है, क्यू आवेश है, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, क्यू रख दिया, क्यू इंटरनल कुल बराबर हमने क्या रख दिया, क्यू। अब इसका मान जो है हम लोग रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका मान उठा के यहाँ रख लेते हैं, तो फाई ई बराबर आएगा आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया गाउस के नियम से निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। अब हमने क्या बताया था आप लोगों को कि इन दोनों फ्लक्सों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। एक तो जो ये परिभाषा से फ्लक्स आया था, इस समीकरण 1 माने हैं इसको, और यहाँ पर जो गाउस के नियम से फ्लक्स आया है, इन दोनों फ्लक्सों को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही फाई ई के मान हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब लिखेंगे तो दोनों का मान हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से हम ई का मान निकाल लेते हैं, तो ई बराबर आएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे हम फार्मूला भी बना सकते हैं, तो फार्मूला क्या बनेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ई बराबर
1/4πε0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक जो डेरिवेशन है बच्चों वो कल की तरह ही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो आया है इसका मान क्या है, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, यही आवेशित अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का क्या है, सूत्र है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब केस नंबर 2। सेकंड क्या है, गोले के पृष्ठ पर। यहाँ पर अब हम एक बिंदु लेंगे, कहाँ पर, गोले के पृष्ठ पर। तो आर बराबर क्या होगा, आर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर कहाँ है, गोले के पृष्ठ पर ही है। तो गोले की त्रिज्या जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हमने लिख दिया कि अब माना एक बिंदु P इस गोले के पृष्ठ पर है, तो यहाँ पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकालने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। हमें जो अभी हमने निकाला था कि पृष्ठ के बाहर हमने निकाला था, वो जो फार्मूला आया था वो कितना था, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला था E बराबर के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पर स्मॉल आर की जगह पे हमें क्या रख देना है, कैपिटल आर रख देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्मॉल आर जो है वो बराबर हो गया है कैपिटल आर से। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। यहाँ पर इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक, 3 से। तो समीकरण 3 जब लगाएंगे तो समीकरण 3 जो है E बराबर आपको मिलेगा के इंटू क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये समीकरण 3 है। इसमें हमें क्या रखना है, चूँकि स्मॉल आर बराबर हो गया किसके, कैपिटल आर के, तो यहाँ पे कैपिटल आर रख देना है। तो E बराबर मिलेगा के इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर बिंदु P पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अल्पांश मानकर अगर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यही इतना विद्युत क्षेत्र आएगा। जो कुछ हमने इस वाले पहले डेरिवेशन में किया था वही यहाँ पर पहले केस में किया था, वही यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यही स्मॉल आर की जगह हमें क्या रख देना है, कैपिटल आर रख देना है। तो E बराबर हमें फार्मूला मिल जाएगा के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? यही क्या हो जाएगा, आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग देखिए इसे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये क्या है, यही आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम लोग देखते हैं केस 3। इसका लास्ट केस है। मज़े की बात इसमें आएगी क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से केस 3 को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं केस 3। देखते हैं केस 3 क्या है। केस 3 है गोले के आंतरिक बिंदु पर। यहाँ पर कंडीशन जो बन रही है वो क्या बन रही है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या माना है, देखिए पढ़ देते हैं उसके बाद समझाते हैं। माना बिंदु P गोले के भीतर केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर है। इसके लिए हम बिंदु P से होकर जाने वाला एक r त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, अब की बार ये जो बिंदु है, ये बिंदु हमने कहाँ लिया है, गोले के भीतर लिया है। ठीक है, फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये बिंदु जो लिया है हमने कहाँ लिया है, गोले के भीतर लिया है। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर जो बिंदु P है, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है, इसी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक, किसके नियम की सहायता से, गाउस नियम की सहायता से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बिंदु P से होकर जाने वाले एक r त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं। इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक हमने क्या खींच लिया, एक पृष्ठ खींच लिया। ठीक है ना, समझ में आया फिगर बच्चों आप लोगों को? अब हम जो है क्या करते हैं, अब चूंकि इस गोले के अंदर पूरा आवेश भरा था तो इस वाले गोले के अंदर भी क्या होगा, आवेश होगा। ठीक है, इस वाले गोले के अंदर आवेश होगा। तो हम यहाँ पर भी आवेश को भर देते हैं और यहाँ पर एक क्या ले लेंगे, एक अल्पांश ले लेंगे। एक अल्पांश ले लेते हैं, यहाँ पर हम अल्पांश बना देते हैं आप लोगों को, देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक अल्पांश ले लेंगे और इस अल्पांश से होकर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है,
अब अल्पांश से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और इस अल्पांश के एरिया वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर पहले आवेश भर देता हूँ, आप लोग देखिए। गौसीय पृष्ठ बना है। इस गौसियन पृष्ठ के अंदर ये जो आवेश है, इन आवेशों के कारण इस पी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, उसकी दिशा इधर की ओर होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर। और इस अल्पांश का अभी हमने बताया था कि ये गोलीय है। ठीक है, तो अगर गोला है तो यहाँ पर अगर एक छोटा सा हम क्षेत्र ले लेते हैं यहाँ पर, तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा क्षेत्र के लंबवत होगा। यहाँ पर लेंगे तो क्षेत्र के लंबवत होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर जो होता है जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, वो हमेशा क्या होता है, तल के लंबवत होता है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर की ओर होगा। ठीक, इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी ए वेक्टर। ठीक है, इसको क्या नाम दे देते हैं, डी ए वेक्टर। ठीक है, इसको ये जो अवयव है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, अल्पांश जो है इसको हम नाम दे देते हैं डी ए। इसको नाम क्या दे देते हैं, डी ए, इस अल्पांश को। और इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब आयतन, यहाँ पर आयतन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो इसका आयतन हम मान लेते हैं वी डैश, और बड़े वाले गोले का आयतन मान लेते हैं वी, और छोटे वाले गोले का आयतन मान लेते हैं वी डैश। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, तो पहले गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब हमने जो ये अल्पांश बनाया है पहले इससे निकालते हैं। अब अल्पांश बोलिए या अवयव बोलिए, क्षेत्रफल अवयव, अल्पांश डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स, अल्पांश डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स। तो डी ए से जा रहा है फ्लक्स, इसलिए डी फाई होगा। डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसको और ओपन करेंगे तो डी फाई ई बराबर हमें मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र भी इधर की ओर है और एरिया वेक्टर भी इधर की ओर है, तो दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो डी फाई ई बराबर हमें मिलेगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0। ठीक, अब कॉस 0 1 होता है, तो डी फाई ई जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई इंटू डी ए। ठीक, ये आ गया फ्लक्स। ठीक, आई बात समझ में। अब ये जो फ्लक्स आया है ये इस अल्पांश से होकर जाने वाला फ्लक्स आया है। अब हम मान लेते हैं ये जो गॉसीय पृष्ठ है ये ऐसे कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, तो हम पूरे से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो इसी जो अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स है इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ तक करेंगे, इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल तक। ठीक है, तो अब आगे लिखते हैं हम अगले पेज पर, देखिए आप लोग। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स फाई ई जो है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ए तक डी फाई ई को। ठीक है, इसकी वैल्यू जो यहाँ थी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन क्या आया था, ई डॉट डी ए। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, हर जगह वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, तो फाई ई बराबर मिलेगा, इसको हम बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है ये, और इंटीग्रेशन ए तक हम लोग कर रहे हैं किसका, डी ए का। तो कई छोटे छोटे डी ए को अगर जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, पूरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, यानी इंटीग्रेशन ए डी ए बराबर क्या आएगा, ए आएगा, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर फाई ई बराबर हमें मिलेगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक है,
अब जो है हम लोग लगाते हैं गाउस का नियम, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे गाउस का नियम। अब गाउस के नियम से गाउस के नियम से तो गाउस का नियम क्या कहता है, फाई ई बराबर क्यू इंटरनल और कुल पृष्ठ के अंदर जितना कुल आवेश होता है उसको अगर हम एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यू इंटरनल कुल कितना है ये चीज़ हमें निकालना है, ठीक। तो इसके लिए हम ले चलते हैं आपको अपने फिगर पर, वहाँ पर समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर पूरे में आवेश कितना है, क्यू है। इस पूरे गोले में आवेश कितना है, क्यू है। तो इतने से गोले में आवेश कितना होगा, तो इतने से गोले में आवेश हम मान लेते हैं क्यू डैश होगा, ठीक है। यहाँ पर आवेश, क्योंकि इस गोले को हमने कितना आवेश दिया था, प्लस क्यू आवेश दिया था, तो समस्त आवेश इस पूरे गोले पर एक समान रूप से फैल गया था। लेकिन जब हमने एक बिंदु इसके अंदर लिया आर दूरी पर, तो यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ जो खींचा है इसके अंदर में कितना आवेश आ रहा है वो चीज़ कितना होगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं वो कितना होगा, क्यू डैश होगा, ठीक। तो मान लेते हैं, माना आर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुल आवेश कितना है, क्यू डैश है। इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके अंदर कुल आवेश जो है वो क्या है, क्यू डैश है, क्यू डैश। और ये चीज़ क्या की गई है, माना गया है, ठीक है। अब हमें क्यू डैश का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यू डैश का मान कितना होगा, तो फिर आपको फिगर में हम समझाते हैं। देखिए पूरे पृष्ठ में यानी आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का जो गोला है इसका आयतन कितना है, वी है। तो इस आयतन में जो आवेश है वो क्या है, क्यू है। तो वी डैश में कितना मतलब कितना आवेश होगा, क्यू डैश होगा। तो इसी क्यू डैश का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि आगे हम लोग लिखेंगे चूँकि वी आयतन में आवेश कितना है, क्यू है। तो एकांक आयतन में कितना आवेश होगा, एकांक आयतन में आवेश कितना होगा। देखिए वी आयतन में आवेश कितना है, क्यू है। तो एकांक आयतन में आवेश कितना होगा, क्यू बाई वी हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों को। अब हम निकाल लेते हैं कि वी डैश आयतन में कितना होगा। अब वी डैश आयतन में आवेश वी डैश आयतन में आवेश तो क्या हो जाएगा, जब एकांक आयतन में इतना आवेश है तो वी डैश आयतन में कितना होगा, क्यू बाई वी इंटू वी डैश, ठीक है। और वी डैश आयतन में आवेश क्या है, क्यू डैश है। ये क्या है, क्यू डैश है। यही तो पूरा क्यू डैश है, यानी ये पूरा किसके बराबर है, क्यू डैश के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गाउस का नियम था, यहाँ पर क्यू डैश की जगह हम इतना रख सकते हैं। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः क्यू इंटरनल कुल बराबर हम लोग लिखते हैं क्यू डैश, और क्यू डैश का मान कितना है, क्यू बाई वी इंटू वी डैश। अब कैपिटल वी क्या है, कैपिटल वी जो है बड़े वाले गोले की आयतन है, वी डैश क्या है, छोटे वाले गोले का आयतन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई बड़े वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब गुणे छोटे वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म। तो यहाँ पर जो क्यू इंटरनल हमें मिला है, कुल कितना मिला है, क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब, ठीक। अब ये वैल्यू उठा के हमें कहाँ रख देनी है, गाउस के नियम में यहाँ पर। तो निकलने वाला कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः फाई ई बराबर क्यू इंटरनल कुल की जगह हम क्या रखेंगे, क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब
और पूरे का बटे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया गाउस की नियम से निकलने वाला कुल फ्लक्स। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 5 ये परिभाषा से निकलने वाला फ्लक्स आया है और समीकरण 6 जो है वो गाउस के नियम से निकलने वाला फ्लक्स आया है। तो हमने क्या बताया था आप लोगों को कि दोनों क्या है फ्लक्स के मान ही है, 5 नंबर में जो है और 6 नंबर में जो है दोनों फ्लक्स के मान है। दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, 5 व 6 से दोनों के RHS को हम क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो ये है E इंटू 4πr²। समीकरण 5 यहाँ देखिए क्या है E इंटू 4πr²। और समीकरण 6 जो है वो क्या है, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं QR³ बटे R³ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ से R² से ये कट जाएगा तो एक R बचेगा। ठीक है, यहाँ से E का मान निकाल लेते हैं। E का मान निकालने के लिए हम आपको अगले पेज पर ले चलते हैं, वहाँ पर E का मान निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ से E का मान निकालते हैं तो E बराबर हमें मिलेगा 4π को इधर भेज दें तो यहाँ पर क्या बचेगा QR बटे 4π इधर आ गया तो 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R³। ठीक, यहाँ से हम 1/4π एप्सिलॉन नॉट को अलग करते हैं तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लिया हमने, इंटू यहाँ पर क्या बचेगा QR बटे R³। ठीक है, इतने की जगह हम लोग K रख सकते हैं तो E बराबर मिलेगा K इंटू QR बटे R³। ये है हमारा गोले के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं। आप लोग देखिए कि बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यही गोले के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का क्या है सूत्र है। ठीक है, E बराबर K इंटू QR/R³। ठीक है, अब आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ के लिए हमें तीनों फार्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको मैं समझाता हूँ। चलिए बच्चों देखिए, ग्राफ के लिए हम लोग लिखते हैं। तो पहले केस फर्स्ट में हमें फार्मूला क्या मिला था, केस फर्स्ट हमारा क्या था, स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। यानी हमने इस गोले R त्रिज्या के गोले के बाहर बिंदु R लिया था। ठीक है, बाहर R दूरी पर एक बिंदु P लिया था। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान आया था वो क्या आया था, E बराबर K इंटू Q/R²। ठीक, इसका जो मान आया था K इंटू Q/R² आया था। ठीक, दूसरे केस में सेकंड कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि जब R बराबर R है तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान आया था वो था E बराबर K इंटू Q/R²। ठीक, और तीसरे केस में जब बिंदु जो था गोले के अंदर था तो उस समय R जो था वो छोटा था किससे, कैपिटल R से। इस समय जो विद्युत क्षेत्र का मान आया था वो कितना आया था, यहाँ पर देखिए अभी हमने निकाला था K इंटू QR/R³। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं K इंटू QR/R³, ये मिला था। ठीक, अब इन तीनों से थोड़ा निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी क्या है, समानुपाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती है। अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए, इसको कांस्टेंट मान लिया जाए तो E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R² के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है R² के। यहाँ से जो मिल रहा है ये क्या है, पृष्ठ पर बिंदु के लिए है, क्योंकि यहाँ पर R बराबर R था। तो ये जो तीव्रता आई है, विद्युत क्षेत्र आया है, ये क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अधिकतम विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि R पॉइंट जो है वो क्या है, फिक्स है, पूरे पृष्ठ के लिए एक ही है। चूँकि R पॉइंट, R बिंदु फिक्स है। ठीक है, यही लिख दीजिए आप लोग, R बिंदु क्या है, फिक्स है, इसलिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। यहाँ पर देखिए स्मॉल r जब छोटा है किससे, कैपिटल R से, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो स्मॉल r की क्या है, समानुपाती है। यहाँ पर देखिए ऊपर ही आ रहा है तो इसके समानुपाती है, यानी E समानुपाती है किसके, R के।
समझ में आया बच्चों आप लोग। अब हम लोग एक्स अक्ष पे दूरी ले लेते हैं और वाई अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। इसको लेकर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। पहले हम यहाँ पर एक्स और वाई अक्ष खींच लेते हैं, फिर ग्राफ आप लोगों को समझाते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स अक्ष पे हमने किसको दिखाया, आर को दिखाया दूरी को। वाई अक्ष पे हमने किसको दिखाया, वैद्युत क्षेत्र ई को दिखाया है। ठीक है, यानी जैसे जैसे इधर जाएंगे आर का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ इतने से क्षेत्र में आर का मान छोटा है किससे, कैपिटल आर से। यहाँ इस फिक्स पॉइंट पर देखा जाए तो फिक्स पॉइंट पर स्मॉल आर जो है वो बराबर है किसके, कैपिटल आर के। इस अकेले फिक्स पॉइंट पर इसके इधर जैसे जाएंगे स्मॉल आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से। ठीक, आई बात समझ में, स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा कैपिटल आर से। अब यही जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है इसकी सहायता से यहाँ पर क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। पहले हम आपको छोटा वाला दिखाते हैं। ठीक है, जब स्मॉल आर छोटा है किससे, कैपिटल आर से, तो यहाँ पर देखिए ये है फार्मूला इसका। यहाँ पर ई समानुपाती है आर के, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पर जो है ग्राफ फिक्स कर लेते हैं अपना। यहाँ ग्राफ सीधा रहेगा, हम मान लेते हैं यहाँ तक जाएगा, ग्राफ सीधा जाएगा। ठीक है, और इस समय यहाँ जो मान होगा इसका, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का, उस कितने के बराबर होगा, वो बराबर होगा आर बराबर आर पर कितना है, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ई बराबर यहाँ वैल्यू होगी के इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसके पहले यहाँ जब आर छोटा है स्मॉल आर से, यानी कैपिटल आर से, ये वाली वैल्यू यहाँ पर देखिए, स्मॉल आर क्या है, छोटा है किससे, कैपिटल आर से, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है, के इंटू क्यू आर बाई आर क्यूब, और ई जो है वो समानुपाती है स्मॉल आर के। यानी जैसे जैसे हम आर की ओर बढ़ते जाएंगे, इस स्मॉल आर की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो इसका ग्राफ एकदम सीधी लाइन होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ सीधा होगा एकदम। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आप लोग देखिए इसको, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, ये जो है ई समानुपाती आर का ग्राफ है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो ग्राफ है ये किसका है, ई समानुपाती आर का ग्राफ है। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू फिक्स हो गई। अब इसके जैसे इधर जाएंगे आर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से। तो आर जब बड़ा है कैपिटल आर से, तो यहाँ पर देखिए ये वाला है फार्मूला, यानी ई जो है वो व्युत्क्रम समानुपाती है आर स्क्वायर के। यानी जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ व्युत्क्रम समानुपाती है इसलिए वैद्युत क्षेत्र कम होगा वैद्युत दूरी जब बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप लोग देखिए हम बनाते हैं, ग्राफ ऐसे घटता हुआ चला आएगा, ऐसे दूरी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है ई व्युत्क्रम समानुपाती आर स्क्वायर के। ठीक है, दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एकदम मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होगा। यहाँ पर इससे छोटा जब होगा तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो बच्चों इसी के साथ जो है हमारा गाउस के नियम के अनुप्रयोग को हमने ख़त्म कर लिया। अब इस लेसन में केवल एक डेरिवेशन और बचा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जबकि वो आपकी कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी वो आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोग कल आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज वाली क्लास का वीडियो आज आपको मिलेगा, कल वाली क्लास का वीडियो कल आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल की। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।